स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम को बताने का जो रीज़न था वो ये था क्योंकि मोमेंटम का यूज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में किया जाता है। देखिए, आपने देखा होगा कि आप अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लें और एक लाइट ऑब्जेक्ट ले लें, उन दोनों में ही आप सेम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब दोनों को ही आप सेम फोर्स से फेंकें या उसको सेम फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करवाएं उसकी जगह से, तो आप देखेंगे जो हल्का ऑब्जेक्ट होता है, जो लाइट ऑब्जेक्ट होता है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट। तो भले ही इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती है, लेकिन इनका जो मोमेंटम है दोनों का, वो हमेशा कैसा रहता है? इक्वल रहता है। तो मोमेंटम और फोर्स एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं वो हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो देखिए, ये है इसका स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। जो किसी भी बॉडी की जो मोमेंटम के चेंज होने की रेट है, मतलब टाइम के साथ साथ जो मोमेंटम में चेंज आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना भी फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके, और जो डायरेक्शन होती है इसकी वो होती है फोर्स की डायरेक्शन। मतलब जो भी मोमेंटम में चेंज आ रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ही चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो देखिए, अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्रेस करें तो हम इस तरह से उसको एज अ फॉर्मूला लिख सकते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए, यहाँ पे किस तरह से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का एक फॉर्मूला निकल के आएगा, हम वो देखेंगे। तो देखिए, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होगा जो किसी ऑब्जेक्ट ने जिसका मास m है, मान लीजिए उसने इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट किया, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? उसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu। कितना हो जाएगा? mu हो जाएगा। तो देखिए, ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम है ये mu, अगर हम इस मोमेंटम में चेंज ले आएँ और हम इस पे जो फोर्स है वो अप्लाई कर दें, और फोर्स अप्लाई करने पर टाइम t में जो फाइनल वेलोसिटी है वो गेन कर ली कितनी? v। तो v गेन करने पर क्या होगा कि उसका जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा? mv। तो यहाँ पे उसका फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? mu, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? mv। अब देखिए, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए अब आप देखिए कि किस तरह से हम फोर्स अप्लाइड को निकालेंगे। तो फोर्स अप्लाई निकालने के लिए देखिए, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम था, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल जो मोमेंटम है उसमें से हम इनिशियल मोमेंटम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? जो मोमेंटम स्टार्टिंग में था उस मोमेंटम को हम सबसे फाइनल वाले मोमेंटम में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो जो मोमेंटम है वो चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या बन जाएगा? mv माइनस mu। तो देखिए, यहाँ पे हम वैल्यू सिर्फ रखेंगे फॉर्मूले में, तो जो फॉर्मूले में क्या था? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv माइनस mu। तो हम यहाँ रख देंगे mv माइनस mu। और टाइम टेकन क्या था? t। तो टाइम टेकन यहाँ पे क्या माना था हमने? t माना था, तो यहाँ पे टाइम टेकन क्या हो जाएगा? t। ये t हो गया टाइम, जिससे अब देखिए आपके पास फोर्स क्या निकल के आ जाएगा? फोर्स निकल के आ जाएगा हमारे पास F प्रोपोर्शनल mv माइनस mu अपॉन t। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे m, बिकॉज m दोनों ही मोमेंटम में है,
तो m कॉमन लेने पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ जाएगी, m ब्रैकेट में v माइनस वी अपॉन टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए v माइनस वी अपॉन टी आपने पढ़ा होगा किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये आपने पहले से पढ़ा है। तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे हम क्या रख देंगे, a। और जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह पे क्या रख देंगे, a। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी f प्रोपोर्शनल m मल्टीप्लाई a। ठीक है, अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाया जाता है तब हमें एक कांस्टेंट यूज़ करना पड़ता है, और यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे k। तो k कांस्टेंट जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो f इक्वल टू क्या हो जाता है, k मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई a। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट k, और k जो है उसकी वैल्यू होती है SI यूनिट्स में कितनी, 1। जो k है उसकी वैल्यू कितनी होती है, k इक्वल टू होता है 1। तो k की वैल्यू जब 1 है तब जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे k की तो उससे क्या हो जाएगा, f इक्वल टू निकल के आ जाएगा m मल्टीप्लाई a। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, m मल्टीप्लाई a। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब भी हमें कहीं फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है तो हम मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, फोर्स की। तो ये हो गया आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स का फॉर्मूला हमें मिला है, जो रिलेशनशिप हमें फोर्स और एक्सेलरेशन का मिला है, वो मिला है हमें कहाँ से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें जो ये फॉर्मूला मिलता है, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं फोर्स की और मेज़र भी कर सकते हैं फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम इसे थोड़ा चेंज कर दें और f इक्वल टू m इंटू ए ना लिख के इसे अगर a इक्वल्स टू f अपॉन m लिख दें, a इक्वल्स टू क्या लिख दें, f अपॉन m। तो देखिए यहाँ पे a जो है वो f के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a के कैसा है, a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f, सीधे सीधे डिपेंड करता है। जब कोई चीज़ डायरेक्टली डिपेंड करती है तो अगर हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करें तो दूसरी चीज़ अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम यहाँ फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम फोर्स को डबल कर देंगे एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। अगर हम फोर्स को हाफ़ कर देंगे तो एक्सेलरेशन भी हाफ़ हो जाएगा। तो जब भी कोई चीज़, मतलब कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्टली वरी करती है, इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो दोनों ही एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, जैसे यहाँ a के साथ m कैसा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने पर a m के साथ साथ बढ़ता नहीं है। जैसे अगर m को इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर m को हम डिक्रीज़ करेंगे तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। जब भी कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ इस तरह से इन्वर्स होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पे ये कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या देखते हैं, जो वैल्यू है एक क्वांटिटी की अगर उसे इंक्रीज़ करेंगे, अगर जैसे हम यहाँ पे m जो है उसे डबल कर दें तो a हाफ़ हो जाएगा, और अगर m को हाफ़ कर दें तो a डबल हो जाएगा।
तो इस तरह से जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है वो इस तरह से बनता है कि अगर m को इंक्रीज़ करेंगे तो a डिक्रीज़ होगा, और अगर m को डिक्रीज़ करेंगे तो a इंक्रीज़ होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है, और वो है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसे मूव कराना, मतलब उसको एक्सेलरेट करना इजी होगा, और अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसको एक्सेलरेट करना या उसको मूव कराना कैसा होगा, डिफ़िकल्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 कार्स हैं, इसका मास कितना है 600 किलोग्राम और इसका मास कितना है 2600 किलोग्राम। तो इन दोनों में से किसको मूव कराना ज़्यादा इजी होगा? 600 वाली को, क्योंकि इसका मास कैसा है कम और इसका मास कैसा है ज़्यादा। तो हम स्मॉल वाली कार को जिसका मास कम है उसे इजीली वहाँ से मूव करा सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अ बिग कार विच हैज़ मास 2600 किलोग्राम। अब इस सब के बाद हम आते हैं फोर्स को मीज़र किस में किया जाता है, मतलब फोर्स को अगर हमें मीज़र करना है तो हम किस तरह से मीज़र करेंगे। तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स को हम किस में मीज़र करते हैं? न्यूटन में, और न्यूटन को डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एन से। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, अ न्यूटन इज़ दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग on a body of mass 1 kilogram produces an acceleration of 1 meter per second square in it। एक न्यूटन एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास 1 किलोग्राम हो उस पर अगर लग रहा हो तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो देखिए न्यूटन आएगी 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू किसके होगा? 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अगर आप ये आइडिया करना चाहते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स जो है वो कितना होता है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? अपने हाथ में 100 ग्राम वेट को आप अपने हाथ पर रख लीजिए, अपनी पाम पर। तो आप जो फोर्स फील कर रहे हैं वो 1 न्यूटन के इक्वल होगा, मतलब जो आपकी पाम पे जो वेट फील कर रहे हैं आप, वो कितना होगा? 1 न्यूटन का। अब देखिए यहाँ तक मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता चुकी हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से किस तरह से फोर्स की वैल्यू निकाली जाती है वो बता दिया। फोर्स को मीज़र कैसे करेंगे, न्यूटन में मीज़र करेंगे ये बता दिया, और 1 न्यूटन की डेफिनेशन बता दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो से अच्छे से ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन तैयार करें, फोर्स की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है ये तैयार करें, और जो भी इससे रिलेटेड डाउट है वो आप मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू।